प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में हम सब आज चैप्टर 12 सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से एमसीक्यू लेने वाले हैं। ये एमसीक्यू 2010 से लेकर अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, उनका हम ट्रिक वाइज और कंसेप्ट वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप समय समय पर, यानी जब मैं अपलोड करूं तो आप उसको नोटिफिकेशन के रूप में पा लें और इसको देख सकें समय पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है इज, तो कंपाउंड में आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसकी तुलना में? ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम किधर से करें? नंबरिंग हम जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है, तो इधर से राइट हैंड साइड से चलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। डबल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पर है, ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पर है। तो नंबरिंग हम इधर से किए हैं राइट हैंड साइड से, लेकिन नाम हम पहले किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए 3 पोजीशन पर है इन, ठीक है, और डैश फिर 1 आइन। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर देखेंगे इसको तो ये क्या है? बी में है, पेंट 3 इन 1 आइन। ठीक, यदि डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पर होता तब हम इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तब नाम कुछ और अलग होता। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पर है, लेकिन हम सीनियर किसको मानते हैं? डबल बॉन्ड को ही मानते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हालांकि 2011 में पूछा गया है, लेकिन ये आज भी क्या है? उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 2011 में था, यानी 11-12 साल बाद भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों है? तो आपको बता दें कि देखिए, ये 4 कंपाउंड में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, सभी में CH3 ग्रुप लगा है, जो कि प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो आप इसको सर्च कर लीजिए कि इसमें कौन सा ग्रुप उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर चारों में तो कॉमन हो गया क्या? CH3, तो इसको देखना नहीं है, जो डिफरेंट है उसको देखना है। तो इसमें देखिए मेथॉक्सी ग्रुप है, बी में है हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, और सी में NHCO CH3, यानी हम इसको कह सकते हैं एमाइड ग्रुप है, और ये C2OH एल्कोहलिक ग्रुप है। तो देखिए एमाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो डिक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी के लिए कम कर देते हैं। तो सी होना नहीं है। और डी एल्कोहलिक ग्रुप उसमें लग गया है, तो वो भी नहीं खींचता है, न देता है। तो ये क्या हो गया? ये भी नहीं होगा, प्रभावित उतना ज़्यादा करेगा जितना कि ये दोनों को प्रभावित करेंगे। अब इसमें मेथॉक्सी ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ग्रुप में प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और OH भी प्लस आर इफेक्ट करेगा। और कौन तगड़ा तगड़ा प्लस आर इफेक्ट, यानी रेजोनेंस इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा? तो OH का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेथॉक्सी ग्रुप OCH3 से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रॉक्सी ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप की तुलना में जल्दी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग की ओर, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, कागज सहित आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 2022 ये भी 2011 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? द लेसें extract is boiled with concentrate HNO3 while testing for halogens. By doing so it, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम लेसेंगले एक्सट्रैक्ट को बॉयल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमें हैलोजन टेस्ट करना होता है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट और हैलोजन टेस्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, या लेसेंगले एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं और लेसेंगले एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें हम सोडियम के साथ
क्या करते हैं, फ्यूजन कराते हैं और नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर केवल हैलोजन के लिए पूछ रहा है, यदि हैलोजन करना होता है तब हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ लेसेंगले एक्सट्रैक्ट को बॉयल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजेज सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड फॉर्म्ड, हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा ये आप जान लीजिए। देखिए, जो नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में या सल्फर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ इनको ट्रीट करते हैं, फ्यूज कराते हैं। तो सोडियम N के साथ जाएगा तो सोडियम साइनाइड बना लेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में C ऑलरेडी रहता है। तो ये क्या बना लेता है, सोडियम साइनाइड। क्या बना लेता है, सोडियम NaCN, क्योंकि नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन ऑलरेडी है, तो ये बन जाता है। और यदि सल्फर होता है तो सोडियम सल्फाइड बन जाता है। तो ये दोनों यदि प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन टेस्ट के पहले, तो इनको निकालना अति आवश्यक हो जाता है। यदि ये प्रेजेंट रहेंगे तो आपको आपके हैलोजन टेस्ट में डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरफियरिंग कंपाउंड्स हैं। इसको डिकम्पोज कराना अति आवश्यक हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो इसको डिकम्पोज कैसे कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल कराकर। तो कैसे रिएक्शन होता है उसको देख लीजिए। तो देखिए, यदि सोडियम साइनाइड है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रेड करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और HCN बनाएगा। तो HCN बनाएगा तो एक गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। यदि सल्फाइड है तो H2S के रूप में निकल जाएगा। तो ये दोनों निकल जाएंगे तो आपके हैलोजन में क्या क्या, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को टेस्ट करने में क्लियरिटी आएगी। नहीं तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर वाइट प्रेसिपिटेट AgCN बन जाएगा, जो कि आपको क्या करेगा, क्लोराइड है कि सिल्वर साइनाइड है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको निकालना इसेंशियल हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया क्यों करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसको जो बने हुए हैं सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड उसको डिकम्पोज कराकर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन, विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि हमें सही ऑप्शन की ओर जाना है। तो हम पहले ऑप्शन में देखते हैं कि 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। तो पहले आप IUPAC सिस्टम से चलेंगे तो आपको क्या होगा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ब्रोमीन को तो नंबरिंग देंगे नहीं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। हमें तो प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देते हैं या ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हमें राइट हैंड साइड से करना है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो नंबरिंग इस साइड से करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। ठीक है, प्रोप 1 इन, प्रोप या प्रोपिन सीधे कर दीजिए, प्रोपिन। तो ये IUPAC नाम होना चाहिए, जबकि दिया क्या है 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। ये क्या है, सरासर बेईमानी कर रहा है। तो यही क्या है, ये अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम के तहत नहीं है। तो आप B, C और D आप चेक करके देखिएगा ये सही है कि नहीं। लेकिन मैंने आंसर आपको बता दिया कि A सही नहीं है, यानी इस प्रश्न के लिए A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए। चलिए अगला 5th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो आइसोब्यूटिल और नियोब्यूटिल, आइसोप्रोपेन, नियोपेंटेन ये सब पढ़े होंगे। तो आप स्ट्रक्चर सर्च इसमें ढूंढ लीजिए। देखिए, ये सिंपल सा ओपन है, ब्यूटिल केवल है, नॉर्मल ब्यूटिल है। और ये देखेंगे इसको तो ये क्या है, नियोब्यूटिल है। और तीसरा देखिए, ये चेन हो गया, ये 3 कार्बन चेन और इसमें साइड में लगा है ब्रांच, तो ये क्या है, आइसोब्यूटिल का ये स्ट्रक्चर है। जबकि चौथा D आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटिल, ये हो गया नियोब्यूटिल, ये हो गया आइसोब्यूटिल। तो आप मुझे D कमेंट करके बताएं कि किस तरह का है। ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। हमें आइसोब्यूटिल खोजना था। चलिए 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आप अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा मिलेगा वहाँ अटैक करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिच होते हैं और वहाँ डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जहाँ पॉजिटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वहाँ अटैक करते हैं। या तो पॉजिटिव हो या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो वहाँ अटैक करते हैं।
ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल सही है। अमोनिया लोन पेयर देकर अटैक कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा बी, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी सही है। मैंने बताया कि अभी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और तीसरा है न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, सही बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती और वो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है न्यूक्लियोफाइल इज लेविस एसिड, गलत बात कह रहा है एकदम। क्यों? क्योंकि लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल तो देते हैं, इसलिए इसको बेस होना चाहिए। यही बात क्या है, गलत है। लेविस बेस होने चाहिए, जबकि ये क्या कह रहा है, लेविस एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, क्या क्या कंपाउंड है, फर्स्ट में दिया है ऐसा, सेकेंड है, थर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है, ये 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन दिए गए थे, जो आज भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पूछने लगा फिर से, तो आप इसको इस तरह से दोनों तरह के हाई थिंकिंग लेवल, मॉडरेट और एनसीईआरटी लेवल, तीनों लेवल का पढ़ते रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इसमें तीनों में कौन सा आपके कंपाउंड में आपके क्या हैं सही होंगे, तो आप इसको देखिए। हाँ, जब इस तरह के प्रश्न हो तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है इसको कि कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, इसमें तीन कंपाउंड में टाटोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा है, तो वो कंपाउंड टाटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं जो डबल बॉन्ड यानी कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रखते हैं, और तीसरे पोजीशन पर यानी अल्फ़ा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए, इस कंपाउंड का O के साथ 1 2 3 यानी ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें दो है। लेकिन वो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो ब्रिज फार्म हो, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन माइग्रेशन में सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी वो उनका माइग्रेशन नहीं होता। माइग्रेशन का मतलब 1 से 3 पोजीशन में माइग्रेट होता है H का, इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। और यदि ये कीटो है और डबल बॉन्ड बन जाता है और एल्कोहल, तो इनॉल कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें ब्रिजिंग जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते आपके टाटोमेरिज्म में। तो इसमें देखिए ब्रिजिंग वाला है ना, यहाँ पर ऐसे गया है तो ब्रिज बना लिया, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल। दूसरा देखिए, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि फेनिल ग्रुप लगा है यानी बेंजीन लगा है, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ब्रिजिंग है। तीसरे में देखिए, इसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ब्रिजिंग है लेकिन दूसरा फ्री है, तो ये माइग्रेट करके O पर जाएगा और इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा, दो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये उसका सोल्यूशन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ का हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, तीसरे पोजीशन पर 1 2 3 1 3 माइग्रेशन ऑफ H+ नोन एज टाटोमेरिज्म। और यदि कीटो फॉर्म से इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल ग्रुप बन रहा है, तो इसको कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए इसके क्या कैसा साइन है, ये रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का IUPAC नाम आपको चेक करना है, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है। अब कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तीसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पर ब्रांच है। तो इन सभी को एक साथ समेटे हुए एक कंपाउंड है, तो आप अच्छे से समझिए इसको। तो 6 कार्बन का है मतलब चेन है, तो पहले किसको नाम लिखेंगे, कीटो को, 3 कीटो किस में है भाई, C और D में दोनों में है, और 2 मेथिल दोनों में है, फिर हेक्स दोनों में है, फिर कहाँ डिफरेंट हो रहा है, 4 इन होना चाहिए, यहाँ पर तीसरे में 5 इन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन अल,
ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि देखिए यहाँ तक सही था, लेकिन पाँच पोजीशन पर डबल बॉन्ड को बता रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो इस तरह से आपको जल्दी से चेक करने के लिए अपना सही वाला आईपीएससी नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। बाएं से दाएं की ओर जाना है और उसमें कैसा हाइब्रिडेशन का कंडीशन हो, sp2 पहले हो, फिर sp2 हो, sp sp हो। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ से sp स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चलना है, तो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये ए क्या होगा, कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर पहला क्या है, sp2 है, दूसरा भी sp2 है, तीसरा sp है, चौथा भी sp है। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्रम मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर है। जबकि सी में sp2 है, यहाँ पर sp2 है, यानी चारों ही sp2 हैं, तो ये तो नहीं है। और चौथे में sp3 आ गया, पहला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, मैंने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, तो 3 का मतलब एक S 2 P sp2 है। यहाँ पर भी देखिए एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक CH खोलेंगे 2 सिग्मा, वो भी क्या है, sp2 है, दूसरा कार्बन भी, ठीक है। इस तरह से तीसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखा है, तो दोनों कार्बन क्या है, sp sp है। तो ये ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कंसेप्ट के साथ सीखिए। अगला, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 in 4 आइन इज। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है, किसमें, पेंट 2 in 4 आइन में। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। हालांकि ये जो आईपीएससी नाम है मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए जैसे वो दिया है। तो 4 in पेंट, 2 in दूसरे पर डबल बॉन्ड है और चौथे पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, 4 आइन। तो हमें केवल सिग्मा पाई बॉन्ड गिनना है, आईपीएससी नाम चेक नहीं करना है, ठीक है। आईपीएससी मान लेते हैं गलत ही है, हमें नंबरिंग किधर से करना चाहिए था, आईपीएससी नाम सही होता तो किधर से होता, 1 2 3 4 5, जो पहले क्वेश्चन में मैं दिखाया था वही है ये। लेकिन ये आईपीएससी नाम न पूछकर नाम ऐसे ही दे दिया है। मान लीजिए आईपीएससी नाम गलत भी दिया है, लेकिन हमें सिग्मा पाई पूछा, इसलिए हम सिग्मा पाई की ओर विशेष ध्यान देना है, नाम की ओर नहीं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड है, गिन लीजिए, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है और 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, तो 3 पाई बॉन्ड है। तो किस ऑप्शन में 3 पाई बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें 9 है, इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये आईपीएससी नाम क्या है, सही नहीं है, आप चेक करके बताइएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन देखिए यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ आईपीएससी नाम पूछा था। देखिए इधर से नंबरिंग किधर से था, इधर से था, ठीक है, यानी उसको पलट के केवल दिया, ये उठाकर इधर कर दिया है, इसको यहाँ कर दिया था बस, और आपसे पाई और सिग्मा पूछ लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। अगला 11th क्वेश्चन में क्या है, अ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो आप जानते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, नहीं, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, तो ये तो आर इफेक्ट शो करता ही नहीं, आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट शो करता ही नहीं है। माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, ये शो करता ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, चौथा क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जो टर्शियरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री से 3 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। अगला 12th क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। मेटामेरिज्म कौन शो करता है, मेटामेरिज्म होता क्या है, जो पॉलीवैलेंट एलिमेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये इनके इर्द गिर्द जो कार्बन का चेन होता है दोनों साइड डिफरेंट, मान लीजिए इधर 1 है तो 2 हो, ठीक है। और मिनिमम जो मेटामेरिज्म शो करते हैं वो कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि वो 4 में ही डिफरेंट हो पाएंगे, क्योंकि इधर 2-2 हो जाएंगे, एक बार 2-2, एक बार 3 और 1, तो इस तरह से। तो पॉलीवैलेंट एलिमेंट के दोनों साइड में कार्बन का चेन डिफरेंट होता है, तो वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो 5 कार्बन सभी
कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये पॉलीवैलेंट एटम रखा है कार्बन, लेकिन डिफरेंट एटम नहीं है, इसलिए ये नहीं शो करेगा। 3 कार्बन वाला मैं बताया कि शो नहीं करेगा, तो कौन शो करेगा? 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर को बना कर मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए 4 कार्बन, 1 2, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, फिर ये। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हो गया एथॉक्सी इथेन, यानी ईथर ग्रुप का है। दूसरा बनाइए, इसका आइसोमर बनाइए, एक तरफ बना दीजिए CH3, दूसरे तरफ बना दीजिए CH2 CH2 CH3। तो ये कितने कार्बन का हो गया? इधर 3 कार्बन का इधर हो गया, 1 कार्बन का इधर हो गया। यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन का इधर है, 2 कार्बन का इधर है। तो ये क्या है? आइसोमर है। और ये कौन सा आइसोमरिज्म है? मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मल्टी यानी पॉलीवैलेंट एलिमेंट के दोनों साइड में कार्बन की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए। इधर 1 है तो इधर 3 हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो। तो देखिए इन दोनों के बीच क्या है? डिफरेंट हो गया ना, ये दोनों आइसोमर हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के लिए भी प्रासंगिक है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने फेस खुद किया है ऐसे प्रश्न को। जिल्डाल को किल्डाल भी पढ़ सकते हैं, जिल्डाल भी पढ़ सकते हैं। द जिल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। किल्डाल मेथड होता है, ड्यूमा मेथड होता है। इसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है, हाउ मच, ठीक है। कैन बी यूज्ड, क्या कर रहा है? द किल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन में कि जिल्डाल मेथड्स में नाइट्रोजन का एस्टिमेट करने के लिए कौन से कंपाउंड यूज किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डायजोनियम कंपाउंड कोई है जिसमें एजो है। जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं एजो। एजो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नाइट्रोजन, और थायो का मतलब होता है सल्फर। एजो का मतलब नाइट्रोजन, थायो का मतलब सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये नहीं करता है। जहाँ नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन जो होता है वो भी एस्टिमेशन उसको किल्डाल मेथड या जिल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। और जो नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग में होता है, जैसे देखिए पिरिडीन में ये नाइट्रोजन रिंग में आ गया, इसलिए ये भी नहीं शो करेगा। और ये देखिए एनिलीन में नाइट्रोजन रिंग के बाहर है, इसलिए इसका एस्टिमेशन हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ध्यान दीजिए, NCERT का ही स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो ये स्टेटमेंट आपको याद आ गए होंगे। किल्डाल मेथड इज नॉट अप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन, ध्यान से पढ़िए इसको, इन किसमें ये एस्टिमेट नहीं किए थे? नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे कि पिरिडीन। तो इन 3 तरह के ग्रुप में, चाहे नाइट्रो ग्रुप में हो चाहे एजो ग्रुप में, एजो मतलब मैंने बताया कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। और किस में नहीं कर सकते हैं? जो रिंग में हो, जैसे पिरिडीन में, पायरॉल में, इस तरह से उनको हम उसका एस्टिमेशन इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आज 13 क्वेश्चन बने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इंटरेस्टिंग भी थे। आपको कंसेप्ट ज़रूर मिला होगा, ये मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।